What's up everyone? Welcome back to day 15 और आज हम एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर को भैया समाप्ति कर देंगे। दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे तो नहीं है, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे, सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे, समझेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल हमारा डे 16 आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी आगे लेके चलना है, कंप्लीट करना है, बड़े आराम से करेंगे, क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे, तो टेंशन कोई नहीं है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। साथ साथ में कमेंट्स में अटेंडेंस इज मस्ट, जाओ जाके लगाओ। तो चलिए जी पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज पढ़ना है वो है कंजम्पशन फंक्शन। इसी को क्या बोल देते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन या व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? बड़े ध्यान से समझेंगे, समझ के चलेंगे एक एक चीज। बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में या पूरी इकोनॉमिक्स में ये फंक्शन वर्ड कई बार यूज होता है। क्लास 11th में माइक्रो में आप पढ़ते हो, या बहुत सारे बच्चे 12th में जो स्टेट बोर्ड्स में माइक्रो देंगे वो भी समझते हैं। फंक्शन में डिमांड फंक्शन आया, सप्लाई फंक्शन आया, प्रोडक्शन फंक्शन आया। फंक्शन का क्या मतलब होता है? फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। और जब आप एडीएस पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये रिलेशनशिप हमेशा विद इनकम दिखानी है, ये ध्यान रखना। जब आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हो तो डिमांड हमेशा किस पे बेस्ड होती है? डिस्पोजेबल इनकम पे। तो इनकम के साथ हमेशा रिलेशनशिप दिखानी है। तो कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब हुआ? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब हुआ कंजम्पशन का क्या रिलेशन है इनकम के साथ। मतलब कि मेरी इनकम कितनी है और उस इनकम में से मैं कितना खर्चा करूंगा, इसी को कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। वेरी वेरी सिंपल भैया। ये है कंजम्पशन, ये है फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कितनी इनकम के साथ कभी कम खर्चा कभी ज्यादा खर्चा, ये। एंड वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। तो हम बहुत सिंपली इस टॉपिक के अंदर इनकम को कंपेयर करेंगे कंजम्पशन के साथ और काम खत्म। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब भी यही है। प्रोपेंसिटी मतलब एबिलिटी, क्षमता, मेरी कितनी एबिलिटी है खर्चा करने की, इसीलिए इसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सर इसका कर्व कैसे बनेगा? बेटा दो चीजों को कंपेयर करना है, इनकम और कंजम्पशन। टेबल वही लेनी है, 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है। कंजम्पशन तुम जानते हो 0 पे ऑटोनॉमस है 40, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा। इनकम 0 होगी तब भी कुछ ना कुछ खर्चा करोगे, फिर 80 से बढ़ा दो, 120, 200, 280, उसके बाद 360, 440। ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आया बच्चों जहां पे तुमने जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। देखो 200 रुपए कमाए और 200 ही खर्च कर दिए। आया ना ये पॉइंट ऐसा, 200 कमाए 200 ही खर्च कर दिए। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। यहां पे सेविंग भी 0 होती है बेटा। देखो जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो सेव तो कुछ भी नहीं करा। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होता है? इनकम कम होती है, कंजम्पशन ज्यादा होता है। देखो इनकम 100 की है, खर्चा 120 हो रहा है, इनकम 0 है, खर्चा 40 हो रहा है। तो सर ये खर्चा कहां से हो रहा है? इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स का मतलब होता है बेटा कि पुरानी सेविंग्स में से हम लोग ये खर्चा कर रहे होंगे जो पहले सेव किया हुआ होगा। और इसके नीचे क्या होता है? देखो इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, इनकम ज्यादा खर्चा कम, इनकम ज्यादा खर्चा कम, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। इसको बोलते हैं बेटा जी सेविंग्स। इसको बोलते हैं हम लोग सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब पैसा अब आपने जोड़ लिया, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसका कर्व बनाने वाले हैं। तो सर कर्व कैसे बनेगा? देखो ये आ गया। ठीक है, ओके। इधर ले लो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। सही है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। या आप सिर्फ इनकम ले लो चाहे, क्योंकि आपको इनकम को ही कंजम्पशन से कंपेयर करना है।
और इधर ले लो आप कंजम्पशन, राइट। इनकम का कर्व कैसा होता है, लो सर इनकम, बिना सोचे समझे 45 डिग्री बना देना, ठीक है। अब तुम लोग स्केल से बनाना, बिल्कुल मेजर करके बीच में, ठीक है। मैं थोड़ा और सही कर देता हूँ इसको ताकि बिल्कुल ही 45 डिग्री लगे। लो सर इनकम बन गया, सही है। अब कंजम्पशन कैसा होता है, थोड़ा ऊपर से इस तरीके से, ये हो गया कंजम्पशन। जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन है, देखो यहां से शुरू हुआ ना, तो ये तो है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि जीरो पे जो भी कंजम्पशन है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन आया उसको क्या बोलोगे सर, ब्रेक इवन पॉइंट। यस, इसको बोलोगे ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले चेक करो, इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले चेक करो, ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले चेक करो ये कौन सा कर्व ऊपर है, कंजम्पशन ज्यादा है, यानी इस एरिया में कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम है, तो इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। और इसके बाद चेक करो इस वाले एरिया में इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो इसको बोलते हैं सेविंग्स। इस तरीके से आप एग्जाम में मेंशन भी करके आओगे कि सर कहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, कहाँ पे सेविंग्स है, कहाँ पे डिस सेविंग्स है। ओके, ये कर्व एक रिश्ता दिखा रहा है किसके बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में। व्हाट इज सेविंग्स, व्हाट इज डिस सेविंग्स, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। देखो consumption function refers to the functional relationship between consumption and income. C is equal to F ब्रैकेट में Y इस तरीके से दिखाया जाता है, जहां पे C का मतलब कंजम्पशन है, Y का मतलब नेशनल इनकम है, F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप है। इट रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड्स की विलिंगनेस की वो कितना गुड्स और सर्विसेज खरीदना चाहते हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ये कंजम्पशन भी शो करता है अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, और ये इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे फैक्टर्स से, जैसे कंज्यूमर का प्रेफरेंस, हैबिट्स, कस्टमर क्या किस लिए खर्चा कर रहा है, मल्टीपल फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस होता है। ओके, फिर हमने सर ये टेबल बनाई, मैंने तुम्हें टेबल बना के दिखा दी, ये कर्व बना दिया, कर्व भी आपने देख लिया, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, परफेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखो, मेजरमेंट, नेशनल इनकम आपने कहां पे ली, एक्स एक्सिस पे, कंजम्पशन आपने वाई एक्सिस पे ले लिया। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से शुरू होगा, सेंस ऑटोनॉमस, कुछ ना कुछ तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा है बच्चों, पॉजिटिव स्लोपिंग है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, कल वाली क्लास में आपने पढ़ा था। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, अगर इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है तो उसको हम डिस सेविंग्स बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आता है। इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से तो उसको हम सेविंग्स बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में आता है। और ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन हो जाता है, और इसी पॉइंट पे बच्चों सेविंग भी जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है बच्चों कंजम्पशन फंक्शन के टाइप्स। कंजम्पशन फंक्शन कितने तरीके का होता है, द टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो बच्चों कंजम्पशन फंक्शन दो तरीके का होता है, एक तो होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी। सर व्हाट इज एपीसी एंड व्हाट इज एमपीसी? एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम and MPC is marginal propensity to consume। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? अगर मैं बात करूं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, ये होता है बच्चों कि आप अपनी इनकम में से कितना कंजम्पशन करते हो। ऐसे नंबर आते हैं ना तुम्हारे, 10 में से 4, 10 में से 6, 10 में से 10, है ना। तो इसी तरीके से इनकम में से कितना कंजम्पशन, उसको एपीसी बोलते हैं, समझे। तो अगर इनकम आपकी 100 है, कंजम्पशन आपका 80 है, तो ये 0.80 आ जाएगा, राइट। 0.80 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80% आ जाएगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80% आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि सर जब हमारी इनकम में से कितना हम खर्चा कर रहे हैं उसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के? सबसे पहला होता है नंबर 1, एपीसी कैन बी लेस देन 1। एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, नॉर्मली लेस देन 1 ही होता है बच्चों, क्योंकि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप उसमें से 80 खर्चोगे तो 0.80 आ जाएगा, 70 खर्चोगे तो 0.70 आ जाएगा, 90 खर्चोगे तो 0.90 आ जाएगा। तो नॉर्मली इंसान कुछ ना कुछ सेव करता ही है यार, जितना कमाता है सारा खर्च नहीं करता, तो जब तक वो सारा खर्च नहीं करेगा ना तो एपीसी लेस देन 1 आएगा। ठीक है। नंबर 2, एपीसी कैन बी 1। एपीसी 1 भी हो सकता है। सर 1 कब होगा? देखो 1 कब होगा, फॉर्मूला क्या है, C/Y। 100 रुपए कमाए 100 ही खर्च कर दिए तभी तो 1 होगा। अगर 100 कमाए और 100 ही खर्च कर दिए तभी तो 1 होगा। तो इसका मतलब 1 होता है कहां पे, एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो कई बार एग्जाम में आता है एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीसी। तो हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है, जितना इनकम उतना कंजम्पशन, तो 1 होगा या नहीं होगा, है ना। ऐसा पूछ सकता है, आई एम सो सॉरी। नंबर 3, एपीसी कैन बी मोर देन 1। क्या एपीसी सर 1 से ज्यादा भी हो सकता है? हो सकता है। अगर आपने टेबल में ध्यान से देखा हो तो डिस सेविंग 100 की इनकम है, 120 रुपए का खर्चा है, शुरू में था या नहीं था? डिस सेविंग्स पे ऐसा हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एपीसी, यही मैंने लिख तो दिया, कैन बी मोर देन 1। ये कहाँ पे होता है, एट डिस सेविंग्स। जब डिस सेविंग आप कर रहे होते हो तो एपीसी मोर देन 1 होता है। ठीक है। नंबर 4, एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी बच्चों कभी भी 0 नहीं होगा। सर 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 होने के लिए बाबू कंजम्पशन का 0 होना जरूरी है भाई। ऊपर 0 आएगा तभी तो 0 पॉइंट समथिंग इज 0, और कंजम्पशन कभी 0 होता नहीं है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन। कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो कंजम्पशन तो कभी 0 होता नहीं है, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी कभी भी 0 नहीं होगा। तो एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। नंबर 5, एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा एपीसी भी बढ़ेगा। एपीसी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम भी एपीसी भी बढ़ेगा। भैया कंजम्पशन भी बढ़ता है ना इनकम के साथ। इनकम के साथ कंजम्पशन का कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि इनकम बढ़ेगा तो एपीसी भी बढ़ेगा। ठीक है सर, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। डन सर। अब आ जाओ एमपीसी। सर व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? तो मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? मार्जिनल का मतलब ही होता है चेंज। याद करो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशन। कितना एडिशन हुआ, कितना चेंज हुआ। तो हम बोलते हैं भैया अगर इनकम चेंज होता है तो उससे कितना कंजम्पशन चेंज होता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे सपोज इनकम मेरा पहले 100 था जो मैंने यहां पे लिया था, कंजम्पशन मेरा 80 था। ठीक है, सही है। अब मेरा इनकम 100 से बढ़ के 200 हो गया। 100 से बढ़ के कितना हो गया? 200। तो चेंज इन इनकम, ट्राइंगल का मतलब है डेल्टा, डेल्टा का मतलब है चेंज। चेंज इन इनकम कितना आया? चेंज इन इनकम आया बच्चों 100। 100 से 200 हो गया तो 100 रुपए की चेंज आई इनकम में। कंजम्पशन 80 से बढ़ के 100 हो गया, खर्चा 80 से बढ़ के 100 हो गया, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ? 20। तो मैं बोलूंगा भैया मेरी इनकम 100 से बढ़ी तो मेरा खर्चा सिर्फ 20 से बढ़ा, तो मैं अपनी एडिशनल इनकम का बस 20% ही कंज्यूम करता हूं। इसको बोलेंगे एमपीसी। एमपीसी में हमेशा एडिशनल इनकम में से कितना खर्च हुआ ये देखा जाता है बच्चों, कि कितना इनकम बढ़ा उसकी वजह से कंजम्पशन कितना बढ़ा। जब भी आप इसको देख रहे हो तो उसको आप एमपीसी बोलोगे। ठीक है। अब सपोज मैं आपको बोलता हूं कि सर यहीं पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
कि सपोज इनकम मेरा 100 है तो कंजम्पशन मेरा 80 है, ओके। अब इनकम मेरा बढ़ के 200 हो गया और कंजम्पशन भी मैंने बढ़ा के 180 कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा इनकम 100 रुपए से बढ़ा, चेंज इन इनकम इज 100, और कंजम्पशन भी मैंने 100 से बढ़ा दिया, चेंज इन कंजम्पशन इज 100। इसका मतलब जितना बढ़ा था सारा ही खर्च कर दिया। सर इससे ज्यादा तो मैं खर्च भी नहीं कर सकता, मेरी इनकम अगर 100 से बढ़ी है तो मैं उतनी ही तो खर्च कर सकता हूं, इससे ज्यादा कैसे खर्च करूंगा? तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है एक। इसमें क्या होगा? एमपीसी, एमपीसी होगा चेंज इन इनकम डिवाइडेड, ऊपर आ जाएगा चेंज इन कंजम्पशन, 100/100। तो यहां पे एमपीसी का वैल्यू 1 आ गया। देखो एमपीसी का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो ये एक एक्सट्रीम केस है, दिस इज अ एक्सट्रीम केस। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि भैया जितना बढ़ा सारा ही खर्च कर लिया। एक एक्सट्रीम केस और होता है बच्चों, वो क्या होता है कि भैया मेरी इनकम 100 थी तो मेरा कंजम्पशन 80 था, इनकम मेरी बढ़ के 200 हो गई, 100 से 200, तो चेंज इन इनकम कितना है? 100। खर्चा मेरा अभी भी उतना ही है, खर्चा मेरा अभी भी उतना ही है। मेरा 80 रुपए में बढ़िया काम चल रहा था, इनकम बढ़ गई, मैं खर्चा नहीं बढ़ा रहा, मैं 80 में खुश हूं यार। जब मेरा 80 में घर चल रहा है, 20 रुपए तो मैं पहले भी बचा लेता था, मैं नहीं खर्च करता अब। तो मेरा चेंज इन कंजम्पशन आ गया 0। चेंज इन कंजम्पशन कितना आ गया? 0। सर ये चेंज कैसे निकलता है? C1 माइनस C, Y1 माइनस Y, ऐसे चेंज निकलता है, ठीक है। अच्छा सर, तो सर एमपीसी यहां पे कितना आएगा? एमपीसी आएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, 0/100, दैट इज 0, दैट इज 0। तो सर अगर एमपीसी की हम बात करें तो ये भी एक्सट्रीम केस है। एक्सट्रीम क्या होता है? एक्सट्रीम होता है कि भैया जितना इनकम बढ़ा या तो सारा ही खर्च कर दिया, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, तो एमपीसी का वैल्यू 1 आया था। जितना इनकम बढ़ा 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, सारा सेव कर लिया, उसमें एमपीसी का वैल्यू 0 आया था। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है, यहां से हमें एक बात समझ में आती है, एमपीसी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे एमपीसी कैन बी 0, क्या 0 हो सकता है? यस। कब? जब चेंज इन कंजम्पशन 0 हो जाए, राइट? क्या सर एमपीसी 1 हो सकता है? यस। कब 1 होगा? जब चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम के बराबर हो जाए, एक्सट्रीम केस। एमपीसी विल बी या कैन बी लेस देन 1। क्या ये लेस देन 1 हो सकता है? नॉर्मली लेस देन 1 ही होता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, लेस देन 1 ही रहता है। तो ये बच्चों हमारे पास एमपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ध्यान रखो, एमपीसी इज की इनकम चेंज होने की वजह से कितना कंजम्पशन में चेंज आया, ठीक है। ये एमपीसी के बारे में हो गया। अब सर इनके कर्व्स कैसे होते हैं? कर्व्स बहुत ही सरल है बेटा। एपीसी का कर्व, एमपीसी का कर्व आपको कैसे दिखाना है? देखो इस तरीके से, ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही दिखाओगे, ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, ये आपने कंजम्पशन ले लिया, सही है। अब देखो अगर एपीसी दिखाना है तो यहां मान लो आप ओरिजिन एक्स वाई और यहां से एक पॉइंट प्लॉट करो। ये आ गया सर मेरी ओ वाई पे कितना कंजम्पशन, ओ सी, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ए पी सी, सी अपॉन वाई। कंजम्पशन कितना हुआ? कंजम्पशन ये हुआ, दैट इज ओ सी। इनकम कितना हुआ? इनकम ये हुआ, दैट इज ओ वाई। तो ओ सी अपॉन ओ वाई इज ए पी सी, बस ऐसे दिखा दो, ए पी सी इज ओ सी अपॉन ओ वाई। अब अगर मुझे एमपीसी दिखाना हो सर, तो यहीं पे वही ले लो, ओ वाई, ठीक है। ऐसे चल रहा था मैं, ये पॉइंट आया, ये आ गया ओ सी। तो ये तो बच्चों एपीसी हो गया। एपीसी कैसे होता है? इनकम से कंजम्पशन, है ना। मुझे चाहिए चेंज इन इनकम, तो इनकम को बढ़ाओ, इनकम बढ़ा के मैं यहां से यहां ले आया, इसको बोल रहा हूं y1 या y डैश, यहां ले आया। अब देखो मेरा इनकम बढ़ने से
इतनी इनकम बढ़ी है, इससे कंजम्पशन कितना बढ़ा, ये आ गया सी डैश, तो कंजम्पशन बढ़ गया इतना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे MPC इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो CC1 डिवाइडेड बाय YY1, सिर्फ चेंज दिखाना है। तो इनकम का जो चेंज है वो ये है कि ये यहाँ से यहाँ आया, कंजम्पशन का चेंज ये है कि कंजम्पशन यहाँ से यहाँ चला गया, समझे? तो दिस इज हाउ यू शो APC एंड MPC इन अ ग्राफिकल वे। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। देखो मीनिंग क्या है, APC इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। वैल्यू मोर देन 1, क्या APC मोर देन 1 हो सकता है? लिखा हुआ है APC मोर देन 1 हो सकता है, MPC नहीं हो सकता। MPC विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। फॉर्मूला C/Y डेल्टा C/Δy, चेंज इन इनकम, इनकम बढ़ती है, APC फॉल होगा बट एट अ रेट लेस देन दैट ऑफ MPC, ठीक है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस MPC भी फॉल होगा बट एट अ रेट मोर देन दैट ऑफ APC। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इनकम बढ़ेगी ना तो इंसान कब तक खर्चा करेगा, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि इनकम बढ़ेगी तो इंसान कब तक खर्चा करेगा, कहीं ना कहीं आके तो रुकेगा। तो अगर लगातार इनकम बढ़ती जाए तो हम बोल सकते हैं कि APC और MPC गिरेंगे, राइट। लेकिन अगर नॉर्मली देखते हो तो इनकम और कंजम्पशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, तो इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ता है उस सिनेरियो में, सही है। इस तरीके से हम चीजें दिखा सकते हैं, ये होता है APC और MPC। अगला आ रहा है बच्चों हमारे पास सेविंग फंक्शन। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सेविंग फंक्शन। और प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी का मतलब फिर से वही है, एबिलिटी। सेविंग फंक्शन, फंक्शन का मतलब फिर से फंक्शनल रिलेशनशिप विद इनकम। इसका मतलब इनकम के साथ क्या रिश्ता है सेविंग का, ऐसे यानी इनकम में से कितना सेव कर रहे हो, इसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन। सर इनकम में से कितना सेव कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? फिर से वही वाली बात है, इनकम ले लो 0, फिर आ जाएगा हमारे पास 100, 200, 300, 400, 500, कंजम्पशन ले लो 40, उसके बाद 120, 200, 280, 360, 440, ये कंजम्पशन आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए सेविंग्स। सर सेविंग कैसे निकलेगा, मुझे बताओ आप, सेविंग कैसे निकलता है? इनकम में से कंजम्पशन हटाओ तो सेविंग आएगा। 500 कमाए, 440 खर्च करे तो 60, यहाँ 40, 300 में से 280, 20, 0, -20, -40। देखो नेगेटिव सेविंग जब जाता है तो इसको हम क्या बोलते थे, डिस सेविंग्स, है ना। जब सेविंग 0 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। पॉजिटिव सेविंग्स आता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेविंग्स बोल देते हैं। तो सर अगर सेविंग का मुझे कर्व दिखाना हो या सेविंग फंक्शन दिखाना हो तो कैसे बनेगा? तो बच्चों सेविंग नेगेटिव से चालू होता है। सेविंग कहाँ से चालू होता है, नेगेटिव से, है ना। देखो सेविंग है -40, -20, तो नीचे से चालू होगा, यहाँ से चलेगा। प्लॉट ही कर देता हूँ, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये आपकी इनकम है। अब सेविंग जो है 20, 40, 60, 80 और नीचे माइनस का 20, माइनस का 40। तो देखो 0 पे था माइनस का 40, ये आ गया। 100 पे है माइनस का 20, 200 पे 0, 300 पे 20, 400 पे 40, 500 पे 60 आ गया। अब आप इसको प्लॉट करोगे जब, तो ये देखो सेविंग का कर्व बना, ठीक है। जहां पे 0 है ये, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है, ये है डिस सेविंग्स। और जब पॉजिटिव आ गया तो ये क्या है, ये है सेविंग्स। देखो सेविंग्स भी आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया, डिस सेविंग्स भी आ गया। ओके, इसको हम सेविंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। आओ
Saving is the axis of income over consumption expenditure. Saving function refers to the functional relationship between saving and national income. फिर इसको इस तरीके से लिखा जाता है. Saving function और propensity to save shows कि कितना सेव करेगा household at a given level of income. Propensity to save shows different levels of savings at different levels of income. टेबल आ गई, कर्व आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट देख लो, सेविंग्स दिस सेविंग्स. ओके, अब आ जाता है बच्चों इसके कंपोनेंट्स. अब आ जाता है हमारे पास इसके कंपोनेंट्स की एपीएस और एमपीएस टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. कितने तरीके की बच्चों प्रोपेंसिटी टू सेव होगी? तो हमारे पास जो प्रोपेंसिटी टू सेव होगी वो होगी दो तरीके की. एक होगा एपीएस और एक होगा एमपीएस. सर व्हाट विल बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड व्हाट विल बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? एवरेज और मार्जिनल, बाकी ये लिखा हुआ है. एपीएस विल बी एस अपॉन वाई. इनकम में से कितना सेव कर लिया, कि अगर सबसे पहले मेरा इनकम 100 था, कंजम्पशन 80 था, तो सेविंग 20 था, है ना. तो 100 में कितना सेव करा? 20 सेव किया. दिस विल बी मेरी एपीएस. ठीक है. अगर इनकम 100 है, कंजम्पशन 70 है, तो सेविंग 30 है, तो 30 अपॉन 100 0.30. ये बेसिकली ये दिखाता है कि इनकम में से कितना सेव कर रहे हो आप. ओके. और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा? सर कितना सेविंग बढ़ेगा इनकम चेंज होने की वजह से, कि अगर मेरी इनकम 100 थी तो कंजम्पशन 80 था, तो सेविंग 20 की थी. अब मेरा इनकम बढ़ के 200 हो गया और कंजम्पशन हुआ मेरा 120. कंजम्पशन कितना हुआ मेरा? 120. तो अब मेरा जो सेविंग्स है, अभी मेरा जो सेविंग्स है वो कितना हो रहा है? देखो, चेंज इन इनकम यहां पे आ गया, सेविंग मेरी 80. अभी मेरी कितनी सेविंग हो रही है? 80 की सेविंग हो रही है, राइट. तो पहले चेक करो मैं बेसिकली कितना चेंज आया मेरे इनकम में. चेंज आया इनकम में 100 रुपए का. सेविंग 20 से 80. सेविंग कितनी हो गई? 20 से 80. तो सेविंग में कितना चेंज आया? 60 का. तो सर मैं अपनी एडिशनल इनकम का 60% सेव कर पा रहा हूं. 40 मैंने खर्च कर लिया. मैंने जो एडिशनल इनकम कमाया उसमें से 40 खर्च हो गया, तो मेरा चेंज इन सेविंग जो आया वो कितना आया सर? 0.60. ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी पहले इनकम कितनी थी और आपकी पहले सेविंग कितनी थी और अब कितनी इनकम है और अब कितनी सेविंग है. ओके. तो ये चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, राइट. अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, नंबर 1, एपीएस कैन नेवर बी 1. क्या एपीएस 1 हो सकता है? 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना इनकम उतना सेविंग, जितना इनकम उतना सेविंग, तो ये 1 होगा. अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना इनकम सारा सेव कर लिया तो कंजम्पशन 0 होना चाहिए. ये पॉसिबल नहीं है. जितना इनकम उतना कैसे सेव कर लूँ? कंजम्पशन 0 हो ही नहीं सकता. कंजम्पशन तो हमेशा होगा. तो एपीएस कभी भी 1 तो नहीं होगा. क्या 1 से ज्यादा हो जाएगा? भैया जब 1 ही नहीं होगा तो 1 से ज्यादा कैसे होगा? हो ही नहीं सकता. एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1. क्या लेस देन 1 हो सकता है? एपीएस कैन बी लेस देन 1, जो कि नॉर्मली होता है. एपीएस लेस देन 1 तो होता है. क्या एपीएस 0 हो सकता है? एपीएस कैन बी 0. यस, हो सकता है. एपीएस 0 कब होगा? जब सेविंग 0 होगा. सेविंग 0 कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे. ब्रेक इवन पॉइंट पे बच्चों सेविंग जो है वो आपका 0 होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि एपीएस आपका 0 हो सकता है,
राइट, ये आपको पता होना चाहिए। अब एमपीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एमपीएस भी क्या है, देखो मुझे एक बात बताओ, जो आपका एडिशनल इनकम आया, या तो आप ये सारा का सारा पूरा का पूरा खर्च कर लोगे या पूरा का पूरा सेव कर लोगे, है ना। अगर आपने एडिशनल इनकम सारा खर्च कर लिया, अगर आपने आपका एडिशनल इनकम सारा खर्च कर लिया, तो सारा खर्च करने से क्या होगा, चेंज इन सेविंग जीरो हो जाएगा, चेंज इन सेविंग जीरो हो जाएगा, राइट। और यह होगा सारा सेव कर लिया, अगर सारा सेव कर लिया तो चेंज इन सेविंग 1 हो जाएगा कि भैया इनकम मेरी 100 थी, सेविंग मेरी 20 है। अभी इनकम मेरी बढ़ के 200 हो गई तो सेविंग मेरी बढ़ के 120 हो गई, है ना। तो चेंज इन इनकम इज 100, चेंज इन सेविंग इज ऑल्सो 100, राइट। चेंज इन सेविंग भी कितना आ गया, 100, सही है या नहीं है। तो यहां पे देखो, यहां पे एमपीएस का वैल्यू क्या आएगा, एमपीएस का वैल्यू आएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, 100 अपॉन 100, डेल्टा एस विल बी कंप्लीट 100। ये मैं इनकम 100, चेंज इन इनकम 100 लेके कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो एमपीएस का अगर मैं वैल्यू निकालूं, एमपीएस का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, कुछ भी सेव नहीं करा तो 0, और सब कुछ सेव कर लिया तो 1। इसका मतलब है एमपीएस भी 0 और 1 के बीच में चलेगा। एमपीएस विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। सर इसका मतलब एमपीसी और एमपीएस दोनों ही 0 और 1 के बीच में चलते हैं, यस, दोनों ही बच्चों 0 और 1 के बीच में चलेंगे हमेशा। एपीसी और एपीएस के बारे में मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए, लेकिन एमपीसी और एमपीएस के बारे में मल्टीपल फैक्टर्स नहीं हो सकते, राइट। अब इनके कर्व्स देख लो जरा एक बार। एपीएस का कर्व और एमपीएस का कर्व बहुत ही सिंपल, बहुत आसानी से बनने वाला, आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा आपका सेविंग का कर्व होता है, ऐसा आपका सेविंग का कर्व होता है, ठीक है। अब देखो कितनी इनकम पे, सपोज ये ओ है, ये वाई इनकम ले ली, इतनी इनकम पे मैंने इतनी सेविंग करी, ये देखो इतनी ले ली मैंने, इधर इनकम ले लो, इधर सेविंग्स ले लो, तो मैंने यहाँ पे कितना सेव किया, एपीएस विल बी ओएस अपॉन ओ वाई, एस अपॉन वाई होता है ना। तो कितनी इनकम पे मैंने कितनी सेविंग्स करी, ये एपीएस दिखा देगा मुझे, ओके। अब एमपीएस कैसे शो होता है, ओरिजिन, यहाँ पे आपने सेविंग्स ले ली, यहाँ तो इनकम लेनी है, और यहाँ पे हमने सेविंग्स ली, तो ओ वाई पे इतना सेविंग था ओएस। अगर इनकम बढ़ी, इनकम यहां से बढ़ा के यहां ले आओ, y1, इनकम बढ़ी तो अब देखो सेविंग कितनी बढ़ी, S1, तो सेविंग तो इतना बढ़ गया और इनकम इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया। तो सर ये जो चेंज है दिस इज डेल्टा वाई, और ये जो चेंज है दिस इज डेल्टा एस। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे एमपीएस विल बी SS1 डिवाइडेड बाय YY1। इस तरीके से आप एमपीएस दिखा देते हो। तो ये आपको कर्व्स पता होने चाहिए, किसके, एपीएस के और एमपीएस के, राइट। आओ सर एक बार जल्दी से आपको दिखा दूं। सबसे पहले मीनिंग आ जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। एपीएस कैन बी लेस देन 0 व्हेन देयर इज दिस सेविंग टिल कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0, वो तो 0 और 1 के बीच में चलेगा। फिर फॉर्मूलाज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप होता है बच्चों, छोटा सा रिलेशनशिप है जो आपको पता होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस।
एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। देखो एक बात बताओ, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यही सीख के आए हो भाई। AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये आपको पता है। इनकम में से या खर्चा करोगे या सेविंग करोगे, इसको पूरी को डिवाइड कर दो, डिवाइड इंटायर इक्वेशन बाय y, तो y अपॉन y इज c अपॉन y प्लस s अपॉन y, तो y अपॉन y इज 1, c अपॉन y इज APC, s अपॉन y इज APS। तो आपको समझ में आ गया कि APC और APS का सम 1 होगा। APC प्लस APS विल ऑलवेज बी 1। तो अगर APC प्लस APS का सम 1 है तो APC हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस APS, और APS हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस APC। ये कुछ फॉर्मूलाज निकल आए बच्चों जो आपको आगे काम आएंगे। APC प्लस APS का सम हमेशा 1 होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। अब MPC होता है एडिशनल, कि अगर इनकम चेंज हो तो उससे कितना चेंज होगा कंजम्पशन और कितना चेंज होगा सेविंग्स। डेल्टा Y इज डेल्टा C प्लस डेल्टा S, राइट। डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय डेल्टा Y, पूरे इक्वेशन को डेल्टा Y से डिवाइड कर दो। डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। लो सर, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y विल बी 1, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y विल बी MPC एंड दिस इज MPS। इसका मतलब है सर MPC और MPS का सम भी 1 होता है। कई बार आपसे रिलेशनशिप पूछ लेगा तो याद रखना APC APS भी 1 होता है, MPC MPS भी 1 होता है। तो सर अगर MPC प्लस MPS 1 है तो क्या मैं MPC 1 माइनस MPS करके कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस। और मैं MPS 1 माइनस MPC करके भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये भी फॉर्मूलाज आपको आगे अभी काम आएंगे। तो ये है बच्चों हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन MPC MPS एंड APC APS। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट आता है सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। देखो सेविंग कर्व कंजम्पशन से बनाने को भी दे सकता है और कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व भी बनाने को दे सकता है। आओ सर, दो तरीके के सवाल दे सकता है बच्चों। मैं अपनी कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। डेराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। एक सवाल तो ऐसा आ सकता है कि सेविंग कर्व बना के दिखाओ कंजम्पशन कर्व से, या फिर ऐसा आ सकता है डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग्स कर्व। कंजम्पशन कर्व निकालो सेविंग कर्व से। तो या तो सेविंग बनाना है कंजम्पशन से या कंजम्पशन बनाना है सेविंग से। ओके, तो ये किस तरीके से करेंगे हम? कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो देखो यहाँ पे हमें कंजम्पशन कर्व गिवन है, सेविंग बनाना है। तो देखो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से एक कंजम्पशन कर्व बना लोगे। पहले तो सबसे पहले हमेशा इनकम बनाओ, ये इनकम हो गया, और ये बनाओ बच्चों आप हमेशा कंजम्पशन। ये आपने कंजम्पशन बना दिया, ये गिवन है, दिस इज गिवन। ओके, इनकम बराबर कंजम्पशन जहां पे होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट। देखो क्या बच्चों आपको कंजम्पशन कर्व गिवन है? देखो लिखा हुआ है डिराइव करो। क्या डिराइव करो? सेविंग कर्व। कौन से कर्व से? कंजम्पशन कर्व से। इसका मतलब कंजम्पशन तो गिवन है, मुझे सेविंग बनाना है। तो सेविंग कैसे बनेगा सर? आप सिंपली ये समझो कि बच्चों जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है क्या उतना ही नेगेटिव सेविंग होता है? टेबल याद करो, इनकम 0, 100, 200, कंजम्पशन 40, 120, 200, तो सेविंग -40, -20, 0। तो जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना ही नेगेटिव सेविंग है, ये आपको पता होना चाहिए। जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही नेगेटिव सेविंग होता है। तो स्केल से इतना मेजर करके यहाँ पे मार्क कर देना। लो सर,
जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतना ही नेगेटिव सेविंग। पहले तो ये चीज, फिर तुम्हें क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऊपर वाले, ये कर्व बनाना एक साथ ही, कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे है इनकम बराबर कंजम्पशन, तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे भी होगा जहाँ पे सेविंग बराबर 0 है, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। 2 पॉइंट्स मिल गए, बस अब इन्हें ज्वाइन कर दो। लो सर, सेविंग बन गया। ये बन गया बच्चों कंजम्पशन से सेविंग, इनकम सेविंग, इनकम कंजम्पशन। देखो कंजम्पशन कर्व गिवन था, सेविंग कर्व हमने डिराइव कर दिया। कई बार इसका जस्ट अपोजिट आ जाता है, इसका जस्ट अपोजिट आ जाता है, कंजम्पशन बना के दिखाओ सेविंग से, तो तब आप क्या करोगे, तब आप सेविंग ऊपर बनाओगे। इसी तरीके से आप सेविंग का कर्व ऊपर बना दोगे कि लो जी ये गिवन है इस बार आपको, ये इनकम है, ये सेविंग्स है, आपको इस बार ये गिवन है ओरिजिन एक्स वाई। अब आपको कंजम्पशन कर्व बनाना है, तो सर हम कंजम्पशन कर्व कैसे बनाएंगे, फिर से इसके नीचे एक डायग्राम बनाओगे ऐसे, फिर आप एक इनकम ले लोगे, इनकम हमेशा 45 डिग्री होता है, सही है। अब तुम क्या बोलोगे, जितना नेगेटिव सेविंग उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जितना नेगेटिव सेविंग उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मेजर करके स्केल से। फिर ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे सेविंग 0 है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। लो सर यहां आ गए, इन 2 पॉइंट्स को मिला दो, कंजम्पशन का बन गया। लो जी, यहां पे हमने सेविंग से कंजम्पशन बना दिया। तो आपको कर्व कोई भी दे सकता है डिराइव करने को, सेविंग से कंजम्पशन भी दे सकता है, कंजम्पशन से सेविंग भी दे सकता है, आपको दोनों ही ये बनाने आने चाहिए, सही है, परफेक्ट है बच्चों। तो डेरिवेशन आपसे जरूर पूछ सकता है, सर इस डेरिवेशन में स्टेप्स कैसे लिखने पड़ेंगे। स्टेप्स बच्चों वैसे ही जैसे तुम छोटी क्लासेस में वो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते थे, एक्स पे ये लिया, वाई पे ये लिया, फिर ये इसके बराबर है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन नेगेटिव सेविंग के बराबर है, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो इस तरीके से आप लिख दोगे। देखो सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, तो इन द अबव डायग्राम सीसी इज द कंजम्पशन कर्व, 45 डिग्री लाइन इज द इनकम। अब आगे आप ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे पूरा का पूरा, सीधा आपका आ जाएगा बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक्सटेंडिंग इट फर्दर वी गेट द सेविंग कर्व। इस तरीके से ही आपको एज इट इज डिफाइन करके आना है। सही हो गया बच्चों, परफेक्ट हो गया। लास्ट टॉपिक आज का होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। बिल्कुल लास्ट टॉपिक होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सर व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन? तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन में क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट का फंक्शनल रिलेशनशिप विद इनकम, कि आप इनकम में से कितना इन्वेस्ट करते हो, इनकम में से कितना इन्वेस्ट करते हो, इसी को हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोल देंगे भैया। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ज्यादा नहीं है, बस यही है कि आप जब ये देखते हो कि व्हाट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, इसको इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं। ये 2 तरीके की होती है, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों, जो फिक्स्ड रहती है, जो इनकम के साथ चेंज नहीं होती। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपने बनाई है इनकम 0 100 200 हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपकी 20 पे ही टिकी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस में क्या होता है, इनकम 100 200 300 400 कितनी भी होती रहे, इन्वेस्टमेंट मेरी 20 पे ही टिकी है, तो 0 पे भी 20, 100 पे भी 20, चेंज ही नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट मेरी 20 पे ही टिकी है, तो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो इनकम के साथ चेंज नहीं होगी। तो सर इनकम के साथ चेंज नहीं होगी तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये करेगा कौन, ये करेगा बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब नहीं है, इनकम बढ़ रहा है बढ़ने दो, इन्वेस्टमेंट वैसे ही रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट सेक्टर नॉर्मली इसको करता है। प्राइवेट सेक्टर कैसी इन्वेस्टमेंट करता है, ऐसी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में क्या होता है, 100 200 300 400, इनकम ले ली 20 40 60 80, यानी 0 पे तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूंगा, 100 पे 20 का इन्वेस्टमेंट, 200 पे 40 का इन्वेस्टमेंट, 300 पे 60 का इन्वेस्टमेंट, 400 पे 80 का इन्वेस्टमेंट, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है
इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। तो ये क्या हो रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ये करता है प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है कौन सी इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। ऑटोनॉमस कौन सी होती है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इनकम लेवल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रखेंगे हम। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए भी ऑटोनॉमस एज्यूम करा था इन्वेस्टमेंट को। ये इनकम इलास्टिक होती है, इनकम इलास्टिक का मतलब इनकम के साथ चेंज होगी। ये इनकम इनइलास्टिक होती है, इनकम के साथ चेंज नहीं होती। ये प्रॉफिट मोटिव से होती है, वो सोशल वेलफेयर से होती है। प्राइवेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट सेक्टर करता है। तो ये था बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बस एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा, आ जाओ उसको खत्म करते हैं। सर व्हाट इज एक्स एंट सेविंग एंड व्हाट इज एक्स एंट इन्वेस्टमेंट। एक्स एंट शब्द का मतलब याद रखना बच्चों, प्लान्ड। प्लान्ड का मतलब है कि मैं कितनी सेविंग करने की प्लानिंग कर रहा था और मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा था। तो एंट का मतलब याद रखना प्लान्ड। तो व्हाट इज एक्स एंट सेविंग, द अमाउंट ऑफ सेविंग दैट हाउसहोल्ड्स प्लान टू सेव। एक्स एंट इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि एक्स एंट का मतलब क्या है। सर व्हाट इज एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब होता है बच्चों एक्चुअल। एंट क्या था, प्लान, कि तुमने क्या प्लान करा। अब हर बार जो प्लान करते हो एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअली क्या हुआ, दिस इज एक्स पोस्ट। इट रेफर्स टू एक्चुअल या रियलाइज्ड सेविंग, इट रेफर्स टू एक्चुअल या रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्स एंट या एक्स पोस्ट। हमने जितने भी पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब एक्स एंट थे, सब प्लान्ड थे बेटा। एक्चुअल क्या हुआ वो बाद की बात है। ऑलराइट, इसके बाद आता है बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं सर, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, यानी विलिंग भी है और एबल भी है, उनको काम मिल भी गया है, तो इसको बोलते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर ऑल द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर गेटिंग वर्क। ठीक है, हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट किसी इकोनॉमी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हाँ छुपा हुआ होता है लेकिन तब भी होता है। तो अगर वैसे ऊपर ऊपर से देखा जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचा जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो बेरोजगारी होती है बेटा, एक होता है फ्रिक्शनल, एक होता है स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल कौन सा होता है, फ्रिक्शनल होता है द टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स। सर टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स का मतलब, भैया एक एम्प्लॉय ने एक जॉब छोड़ी दूसरी ज्वाइन करी, तो जरूरी नहीं है ना सबने आज जॉब छोड़ी तो कल ही मिल गई, बीच में 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का गैप आ सकता है, गैप आएगा। तो जब भी ऐसा होगा कि देयर इज अ गैप बिटवीन लीविंग ऑफ वन जॉब एंड ज्वाइनिंग ऑफ अनदर जॉब, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। एक इंसान बोल सकता है मैं पूरे साल मेरे पास काम था, लेकिन बीच में कभी तो जॉब स्विच करेगा, गैप आएगा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है जब कुछ भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, कुछ भी कोई नई ऐसी चीज आती है जिसमें आपका एम्प्लॉयर बोलता है भैया पहले इसको सीख के आओ। अब सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोज गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज होने लगे, अब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को बोले पहले इसको सीख के आओ, ट्रेनिंग करके आओ 15 दिन की, तो 15 दिन के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों हुए, क्योंकि डिमांड थी ऐसे लोगों की जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता हो, सप्लाई कौन सी थी, जिनको नहीं आता, तो मिसमैच हो गया। तो ये लिखा हुआ है इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू अ मिसमैच between unemployed persons and the demand for specific type of workers। डिमांड है एआई वालों की, सप्लाई किसकी है, जिनको नहीं आता, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, इनवॉलेंट्री होता है बच्चों मैं काम करना चाहता हूं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, दैट इज इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री होता है मैं अपनी इच्छा से काम करना ही नहीं चाहता, भैया पैसे कम मिल रहे हैं मैं नहीं करता इतने में, तो हो गया वॉलेंट्री बेरोजगार। It refers to a situation when a person is unemployed because he is not willing to work। मैं करना ही नहीं चाहता। और involuntary कौन सा है, मेरी इच्छा है लेकिन काम नहीं है। तो ये था बच्चों हमारे पास एक पूरा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये नया चैप्टर है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसको हम लोग कल की क्लास में खत्म करेंगे। तो आज काफी सारी चीजें आपने पढ़ी, काफी बड़ा चैप्टर था। तो होमवर्क क्या है आपके पास, एक तो कल वाले टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से देखने हैं जो मैंने कल कराए थे, उसको दोबारा रीवॉच कर लेना, और आज वाले टॉपिक तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारे पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, रीडिंग लगानी है और लर्न करने हैं।
ओके, कल हम लोग ये चैप्टर करेंगे। अब आसान काम है, अब इस यूनिट में कुछ खास नहीं है, सारा काम अब आसान है। ये 7th चैप्टर सबसे बड़ा और सबसे लेंदी चैप्टर है, ये आपने कर लिया। अब चीजें सिंपल सिंपल होती चली जाएंगी। आज वाला काम ध्यान से करना। ओके, तो गाइस डे 15 इज डन। डे 16 पे मिलते हैं और कुछ बढ़िया करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।